हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस मनी की सीरीज के फोर्थ वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो वहां पर हम लोग अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं उस चीज का एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगा मैं आपको कि रैंडमनेस एंड ओरिजिन ऑफ मनी, इस चीज को हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे रैंडमनेस की वजह से कबीले बने, वहां पे राजा बना, कोई मंत्री बना तो कोई सिपाही बना और कोई वर्कर बना। उस चीज को हमने लेक्चर 1 के अंदर देखा था। लेक्चर 2 के अंदर हमने बैंकिंग सिस्टम को देखा था और उस बैंक की मदद से आप अपने ड्रीम्स को कैसे चैनलाइज कर सकते हो या फिर उसकी मदद से आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और बैंकिंग सिस्टम होता क्या है उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। और थर्ड लेक्चर के अंदर हमने टैक्सेस के बारे में जाना था कि कैसे अपने कबीले को या फिर अपने देश को हम आगे ले जा सकते हैं टैक्सेस की मदद से, और कैसे इन तीनों पार्ट में हमने एक चीज कॉमन देखी थी कि एजुकेशन सिस्टम हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, जिसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन का अगर आसान शब्दों में मैं अर्थ बताऊं तो ये है आपका महंगाई दर, कि किस रफ्तार से आपकी महंगाई बढ़ रही है और उसका हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट है और इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी एकदम पाषाण युग में, पुराने जमाने में इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी और आज ये क्यों चल रहा है और इसका होना क्या ये हम करते हैं या खुद ब खुद ये होता है रैंडमनेस की वजह से। इस चीज को हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन का मीनिंग अगर मैं बताऊं आपको तो इन्फ्लेशन का मोटा मोटा मीनिंग जो है वो है आपका महंगाई दर। अब ये होता क्या है बेसिकली, इसका ये मतलब है कि आज अगर कोई चीज 100 रुपए की है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और अगर हम ये कहें कि अगले साल अगर मैं देखता हूं तो वही कमोडिटी या वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे को 103 रुपए का मिल रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो हम यहां पर देखते हैं कि प्राइस में 3 रुपीज की इंक्रीमेंट हो गई है। सेम प्रोडक्ट है बट प्राइस में 3 रुपीज की इंक्रीमेंट हो गई है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट है आपका वो महंगा हो गया है। और यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर 3% हमारा प्राइस ऑन एन एवरेज क्या कहें, ये तो एक ही प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट पे 3% का प्राइस इंक्रीज हो गया है। अब इन्फ्लेशन को हम लोग समझते हैं कि बेसिकली ऐसा होता क्यों है। देखो रियलिटी में तो हम लोगों ने देखा ही है, अगर आपकी एज काफी ज्यादा है तो आप अगर किसी भी कमोडिटी को अपने बचपन के प्राइस से कंपेयर करोगे आज के टाइम पर, तो आपको ये चीज नजर आएगी कि बचपन में जो आपके टाइम पे उसी सेम चीज का प्राइस हुआ करता था आज उसमें डिफरेंस है। एग्जांपल के लिए आप सिर्फ मिल्क को कंसीडर कर लो कि आज से 10 साल पहले मिल्क का क्या प्राइस था और आज कितना प्राइस है। और मिल्क तो खैर थोड़ा फास्टली ग्रो कर रहा है, इवन आप 5 साल पहले मिल्क का प्राइस देखो और आज मिल्क का प्राइस देखो तो उसमें आपको चेंजेस नजर आएंगे। अब यहां पर ये होता है कि हम जनरल पब्लिक जो होती है ना, इसको ऐसे देखती है कि यार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बट इसके पीछे का जो रीजन है कि ऐसा क्यों होता है, उनके पीछे कई फैक्टर्स वर्क करते हैं। और उन फैक्टर्स को जब हम समझेंगे तो हम अगर अपनी लाइफ में पैसों से ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन को समझना क्यों जरूरी है। अगर आप ग्रो नहीं करोगे और इन्फ्लेशन आपसे तेज, ये रेस की तरह है, ठीक है, कि मान लो आज आपके पास 100 रुपए हैं और आपको कोई चीज परचेज करनी होती है, उसका प्राइस भी 100 रुपए है बट आपने इस साल परचेज नहीं किया और नेक्स्ट ईयर भी आपके पास 100 रुपए है बट उसकी प्राइस 103 रुपए हो गई, तो पहले जहां आपकी रेंज में था ये प्रोडक्ट, अब आपकी रीच से वो बाहर हो चुका है, अब आप उस प्रोडक्ट को भी परचेज नहीं कर पाओगे। तो ये एक रेस की तरह है कि महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे तेज आपको ग्रो करना है, अदरवाइज आप फाइनेंशियली वीक होते जाओगे। इसलिए इन्फ्लेशन को समझना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखो, अब यहां पर वो फैक्टर्स क्या है, तो इस फैक्टर को समझने के लिए हमको एकदम इनिशियल स्टेज में जाना होगा, जब हम एकदम फाइनेंस की दुनिया में एकदम नए दौर में थे, एकदम इनिशियल स्टेजेस में थे, यानी कि जब हम लोगों ने अपने कबीले बसाने स्टार्ट किए थे। तो यहां पर एक छोटा सा फैक्टर आता है कि यार किसी भी चीज की प्राइस को क्यों इंक्रीज करना है, यानी कि नीड, वो नीड क्या है जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज होगी। तो सबसे पहली नीड जो थी वो ये थी कि लेट से एक पर्सन है जो वर्क कर रहा है, ठीक है, एक पर्सन है जो वर्क कर रहा है और उस वर्क के साथ उसकी अपनी नीड्स जो हैं वो इतना अर्न कर रहा था कि उसकी अपनी पर्सनल नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो रही थी। बट यहां पर एक कॉमन सी चीज आती है, मैं बहुत पुराने टाइम की बात कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंगली आपको सोचना होगा कि यार इस पर्सन की एज अभी लेट से 20 ईयर्स है और इसके लिए लेट से एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज में इसका गुजारा हो जाता है। आज के हिसाब से मत कंपेयर करना, एग्जाम्पल है ये बस, ठीक है, ताकि फिगर्स आपके लिए इजी रहें। तो वो पर्सन ए जो है ये 20 ईयर्स का है और 100 रुपीज में इसका गुजारा हो जाता है, बट एट द एज ऑफ 22 इसकी मैरिज होती है और एट द एज ऑफ 24 इसका एक चाइल्ड हो जाता है। और यहां से शुरू होता है कि अब ये 100 रुपीज में
₹100 में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज देर आर 2 more पर्सन जिनको इसे फीड करना है और उनको भी सर्वाइव करवाना है अपने साथ। सो इसकी जो नीड है वो इंक्रीज हो जाती है, बट इसका जो वर्किंग कैपिटल है या जो ये काम कर रहा है उसमें डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है। बट यहां पे एक कॉमन चीज ये निकल कर आती है, अगर सिर्फ एक पर्सन होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये सिचुएशन तो ऑलमोस्ट सभी के साथ आती है, ऑलमोस्ट। तो यहां पर जिसके अंडर में ये लोग काम कर रहे हैं वहां पर भी एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जो इनको पे कर रहा है उनके पास एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि अगर सब लोग मेरे यहां से काम करने में खुश नहीं रहेंगे, नीड उनकी फुलफिल नहीं होगी, तो वर्क या प्रोडक्शन हमारा कम होगा और हमारी कंपनी या हमारा जो भी काम है, उस जमाने में कंपनीज नहीं बोलते थे, जो भी हमारा काम है वो डिस्टर्ब होगा और हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए यहां पर होता है सैलरी इंक्रीमेंट। इसको सैलरी समझ लो, थोड़ा सा प्राइस इंक्रीमेंट होता है, जिसकी वजह से ये इनको भी फुलफिल कर पाए, या फिर ये पर्सन अपने टैलेंट में ग्रोथ लाए और आज ₹100 वाला काम कर रहा है तो ये ₹300 वाला काम करना स्टार्ट करे। सो यहां पर इस नीड को फुलफिल करने के लिए दो चीजें हैं। छोटे लेवल पर तो सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है, लेकिन बड़े लेवल पर तो इसको अपने टैलेंट को इंक्रीज करना होगा और इसलिए एजुकेशन यहां पर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो ये हुई दो परिस्थितियां। हाँ, ऑब्वियसली ये ₹300 अर्न करेगा तभी सेम लग्जरी तीनों को मिल पाएगी, हालांकि सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट से ये सर्वाइवल पे ही एडजस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो इस नीड की वजह से कंपनीज को थोड़ा अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा पे करने का मतलब है कि कंपनी के पास जो फंड्स हैं, ठीक है, उसमें कमी का आना। अब इसकी वजह से ये जिनको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उनके लिए ये क्या करेंगे कि इस फंड की कमी ना हो, वो प्राइस को इंक्रीज करेंगे। वो किसको इंक्रीज करेंगे? प्राइस को इंक्रीज करेंगे। लेकिन प्राइस को इंक्रीज करने से सिंपल देखो, कॉमन लॉजिक में चलेंगे हम लोग। ठीक है, प्राइस को इंक्रीज करने से आपकी डिमांड जो है वो लो हो जाएगी। और अब देखो, इन चीजों को समझने के लिए आपको ये चीजें याद थोड़ी करनी है, इन चीजों को समझने के लिए आपको सिर्फ अपने कॉमन सेंस के सारे दरवाजे खोल के रखने हैं। अब कंपनीज बननी स्टार्ट हो गई या फिर कोई वर्क बनना स्टार्ट हो गया, ये कल्चर, वर्क कल्चर हमारा स्टार्ट हो गया है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के साथ बेच रहे हैं। तो कंडीशंस आप खुद सोच सकते हो। अब ये देखो, कंडीशंस क्या होंगी कि यार ये प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड लो हो जाएगी, लेकिन डिमांड भी दो प्रकार की हो सकती है कि यार इसके बिना रहा ही नहीं जा सकता है, या फिर चलो कोई बात नहीं, हमें जरूरत नहीं है, आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो, हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो डिमांड्स दो तरह की होती हैं। ठीक है, तो यहां पर एक ऐसी अगर ये पर्सन कुछ ऐसी जगह पर काम कर रहा है जहां इसके बिना काम नहीं हो सकता है, तो प्राइस को चेंज करके, अब जरूरत से ज्यादा भी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन प्राइस को इंक्रीज किया जा सकता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट महंगा होगा और फिर यहां पर भी साइकिल बनेगी। अगर मान लो इनका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसको कंज्यूम करने वाली जनता ज्यादा है, मान लो ये फूड सेक्टर में काम करते हैं और फूड सबकी नीड है और फूड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जो कि इसको भी इंपैक्ट करेगा, क्योंकि इसको भी फूड चाहिए। बेशक ये फूड कंपनी में वर्क कर रहा है या फूड सेक्टर में वर्क कर रहा है, बट ये सैलरीड पर्सन है, इसको भी फूड की जरूरत है। और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, ये सिर्फ एक एग्जांपल है ताकि आप साइकिल को समझ सको, इसकी डिमांड बढ़ी बेसिक नीड की वजह से। ठीक है, कि इनको भी इसको साथ लेके चलना है, जिसकी वजह से कंपनी ने इसकी इंक्रीमेंट करी। इंक्रीमेंट करने की वजह से इन कंपनी के पास फंड कम हो रहा था, तो उन्होंने अपनी प्राइस इंक्रीज करी, जिसकी वजह से अगेन इसी पर्सन की नीड और ज्यादा बढ़ गई। नीड क्यों बढ़ गई? क्योंकि अब इसी को जो वो फूड है वो और ज्यादा महंगे दामों में मिलेगा, जिसकी वजह से इसकी नीड हमेशा बढ़ती रहेगी। इसकी डिमांड जब इंक्रीज होती रहेगी तो इसको हर साल इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, और इसको हर साल इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, इसलिए कमोडिटी की प्राइस हर साल बढ़ती रहेगी। और इन्फ्लेशन का जो पहला बेसिक कारण था, यानी कि चीजों के प्राइस क्यों बढ़ते हैं, वो निकल कर आ गया। तो इट मींस यहां पर अब हम ये कहें कि अगर शादी ही ना होती तो इसकी नीड ही नहीं पड़ती, बट उससे फिर आपका जो ये क्या बोलते हैं ह्यूमंस की पॉपुलेशन है या फिर जो ह्यूमंस की आबादी है वो कभी इंक्रीज नहीं होती। तो यहां पर एक रैंडम बात आती है कि यार क्या अगर शादी ही ना करे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही नहीं? तो देखो, कोई ना कोई कभी ना कभी तो शादी करता ही है, और ये रैंडमनेस की बात है कि हर साल ऑलमोस्ट आपको पता है कि ये मान के चलो कि 20% आबादी शादी करती है ऑन एन एवरेज। ठीक है, वैसे ये डाटा गलत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतनी शादियां देखता हूं और हर साल होते हुए, तो मैंने ये खुद से अंदाजा लगा लिया है। तो शादियां होंगी तो नीड्स बढ़ेंगी, नीड्स बढ़ेंगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो वो अपनी कमोडिटी को महंगा करेगा और फिर बेचना स्टार्ट करेगा, और वो फिर इसके लिए अगेन, क्योंकि इसको भी वही चीज परचेस करनी है, तो अगेन इसकी नीड बढ़ती रहेगी, और इन्फ्लेशन का मूलभूत कारण यहां पर निकल कर आ गया है।
ठीक है। अब लेकिन कोई चीज ऐसी है जिसका डिमांड नहीं है तो वहां पर प्राइस हाइक इतना ज्यादा नहीं होता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करें कि यार टॉफियों के प्राइस अगर इसी तरह बढ़ाने स्टार्ट कर देंगे तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, मत लो टॉफियां। टॉफियों का प्राइस भी इंक्रीज होता है बट उतना नहीं होता है जितना अदर कमोडिटीज का होता है, तो उसकी डिमांड उतनी नहीं है। उसकी डिमांड स्पेसिफिक है कि भाई यहां तक हो, बजट में हो तब तक ठीक है, इससे ज्यादा गए तो हम नहीं लेंगे। और इससे क्या होगा, डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ाने से उनकी रिवेन्यू वहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेरएज मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, हर कोई उसे कंज्यूम करता है क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए है, तो उसका प्राइस हमेशा इंक्रीज होता रहेगा और उसकी नीड हर किसी को है। और जो पर्सन काम कर रहा है अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उसको मिल्क चाहिए ही चाहिए और उसका प्राइस इंक्रीज होता रहेगा। इसकी सैलरी बढ़ाने की नीड हमेशा बनती रहेगी तो इसकी सैलरी बढ़ती रहेगी, उधर मिल्क का प्राइस, फ्यूल का प्राइस हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। और इसी तरह सेम चीज है लेकिन यहां पर चेंज क्या हुआ है, उसकी वैल्यू जो है पहले से ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि उसका प्राइस जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ता गया है। बाकी चीजें सेम उसी संतुलन में चल रही हैं। बेसिकली देखा जाए कि जहां एक जमाने में किसी का खर्चा 100 रुपए में चल जाता था, सेम वही चीज आज भी चल रही है, बस वो 100 रुपए की बजाय 1000 रुपए की हो गई है, यानी कि चीजें सेम टू सेम ही है। द थिंग इज कि आपकी इंक्रीमेंट हुई है वेरएज उधर दूसरी कमोडिटीज का प्राइस बढ़ गया है। क्योंकि अगर सिर्फ इसकी इंक्रीमेंट हो बट यहां प्राइस इंक्रीज ना हो तो जो ये पर्सन अपनी फर्म को रन कर रहा है वो डूब जाएगा। और अगर वो डूब जाएगा, अब इसका एक बेटर पॉइंट समझो, हम महंगाई के बढ़ने को कोसते हैं लेकिन इस चीज को समझो, ऐसे समझना, ठीक है, कि अगर ये इन्फ्लेशन ना हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इससे आपको समझ आएगा कि इसका होना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा हो गया तो गलत है और नहीं हुआ तो भी गलत है। अब देखो, नीड तो क्रिएट होगी ही, क्योंकि जो रैंडमनेस थ्योरी है वो कहती है ये होके ही रहेगा। नीड तो पर्सन टू पर्सन इंक्रीज होगी ही। अब हमने 4 किस्म के लोग देखे थे, ए, बी, सी और डी, ठीक है। ए कौन था, फिजिकली स्ट्रांग मेंटली स्ट्रांग। बी कौन है, फिजिकली स्ट्रांग मेंटली वीक। सी कौन है, फिजिकली वीक मेंटली स्ट्रांग। डी कौन है, फिजिकली मेंटली दोनों वीक, ठीक है। अब अगर मैं पॉपुलेशन में इनकी आबादी देखूं, एक अंदाजन 1%, ठीक है, 10%, ठीक है, 20% और रिमेनिंग आप ले लो यहां पर 69%, ठीक है। 69% आपका हो गया 100%। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है बट मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसी तरीके से होगा। सो अब सबसे ज्यादा आबादी यहां पर है, ठीक है, यानी कि नीड्स, ये ये काम करते हैं, कंपनीज में जॉब्स करते हैं, ठीक है, तो इनकी नीड हमेशा बढ़ेगी क्योंकि इनकी भी मैरिजेस होंगी, ठीक है, इनकी डिमांड इंक्रीज होगी। और इनके लिए ये और ये इनमें से कुछ लोग आपके बिजनेसेस को रन कर रहे होंगे, कुछ लोग आपके बिजनेसेस को रन कर रहे हैं, इनको पे करना होता है, या इनको पे करना है, या इनको पे करना है। तो यहां पर पेइंग का सिस्टम चल रहा है, हर कोई एक दूसरे को पे कर रहा है। और अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर इनकी नीड बढ़ती है तो इनका पेमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, बट अगर इन्होंने अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज नहीं करी तो इनको पे करने की वजह से ये लोग, ठीक है, गरीब हो जाएंगे। अब गरीब का मतलब यहां पर वो नहीं कि वैसे वाले गरीब मतलब कि इनका फंड कम होना स्टार्ट हो जाएगा और ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे और आगे जो इनके पास जॉब है वो उनको पे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिजनेस करने का बेनिफिट ही क्या होगा अगर आपका जो वेल्थ है वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। दैट इज वाई इनको अब मजबूरी हो जाएगी कि इनको प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल है और कुछ नहीं। प्राइस इंक्रीज करने से ये भी खुश हो जाता है, सॉरी, इनकी सैलरी बढ़ाने से खुश हो जाते हैं, बट प्राइस इंक्रीज करने से बेचारा दुखी हो जाता है। तो ये इनके पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, नॉलेज नहीं है इनके पास। दैट इज वाई ये महंगाई बढ़ने पे तो गुस्सा हो जाता है लेकिन सैलरी बढ़ने पर उतना खुश नहीं होता है। जबकि देखा जाए तो जो चीज पहले जितनी थी आज भी उतनी ही है, मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखो तो, ठीक है। सो अब यहां पर एक चीज आती है कि अगर ये इंक्रीज नहीं करेंगे तो ये एक तरीके से आज के टाइम पे जो वर्ड बोला जाता है बैंकरप्ट, यानी कि बस सब कुछ खाली हो गया। अगर ये खाली तो इनके पास जॉब भी नहीं, इनके पास जॉब नहीं तो ये अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और अगर बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर यहां पर किसी भी चीज का क्या मतलब बना, यहां पर असंतुलन आ गया और यहां पर अगेन कैओस क्रिएट हो गया। और कैओस क्रिएट होने के बाद क्या होगा, हम वापस से क्या बन जाएंगे, वही बंजारों की तरह। कोई इधर से लूट के खाना ढूंढ रहा है, कोई उधर से लूट के खाना ढूंढ रहा है, कोई किसी कमोडिटी को चुरा रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो वाली सिचुएशन यहां पर आ जाएगी। तो इन्फ्लेशन का होना एक तरीके से देखा जाए तो मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है। अदरवाइज यहां पर विवाद क्रिएट होगा और वो विवाद किस चीज को लेकर जाएगा, वो विवाद इन दी एंड जंग को ही क्या बोलते हैं पैदा करेगा और इसकी वजह से आपका कबीला और नेशन जो है वो बर्बाद होने लगेगा। लेकिन अब आता है कि इन्फ्लेशन को क्या सिर्फ ये डिमांड ही इंक्रीज करती है या फिर कई बार इन्फ्लेशन जो है ग्रीड की वजह से भी होता है।
ग्रीड। अब ये पर्सन जो है, मान लो ये फिजिकली मेंटली स्टेबल है, लेकिन यहां पर अब एक ऐसा पर्सन लेते हैं जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, जो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग है लेकिन मेंटली स्ट्रांग नहीं है। इसके अंदर आ गया ग्रीड। अब उस ग्रीड के लिए इसने प्राइसेस को इंक्रीज करना स्टार्ट करा, जितनी डिमांड थी इंक्रीज करने की उससे कई गुना ज्यादा इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। अब उसकी वजह से इसका और इसका लाइवलीहुड जो है, इनकी जो लाइफ है वो इतनी ज्यादा इंपैक्ट होनी स्टार्ट हो गई कि अब यहां पर ये लोग अब किस चीज पर आ जाएंगे, बगावत पर आ जाएंगे, और इन दी एंड सारी चीजें यहां पे अव्यवस्थित हो जाएंगी और सब बर्बाद हो जाएगा। इसका अगर आप देखोगे, ठीक है, एग्जाम्पल कोई तो नेशन है आई गेस जहां पर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा था, वो था वेनेजुला। ठीक है, वेनेजुला में एक ऐसी गवर्नमेंट आई थी जिसने दिमाग नहीं लगाया, मेंटली वीक थी वो। ठीक है, जॉब्स ऐसे ही बांटना स्टार्ट कर दिया था, और वहां पर फिर क्या हुआ, बस वो बांटने लगा। ठीक है, और फिर उन चीजों को स्टेबलाइज करने के लिए कि यार देना स्टार्ट कर दिया, उसकी मजबूरी इतनी ज्यादा हो गई थी, और साथ ही साथ उनमें ग्रीड भी था। उस ग्रीड की वजह से प्राइस इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, 1000% से ऊपर का इन्फ्लेशन चल रहा था। यानी कि जो चीज आज 100 रुपए की है वो अगले साल आपको शायद 1000 रुपए की मिलेगी या 10,000 रुपए की मिलेगी, वहां की जो करेंसी थी उसमें मिलेगी, जिसकी वजह से वो नेशन जो है एकदम टूट गया, बर्बाद हो गया। तो यहां पर ग्रीड की वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, बट अगर ग्रीड जरूरत से ज्यादा हो गई तो उस केस में नेशन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। और यहां पे नेशन डिस्टर्ब होने की वजह से जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो ये है कि हमारे क्या, हर देश में बच्चे जो होते हैं उनके पास होता है ब्यूटीफुल माइंड होता है। ठीक है, जिसको हम आगे चल के कुछ बड़ा काम करेंगे, वो बच्चा कोई ना कोई कुछ ना कुछ अच्छा करेगा ही, उसकी अपॉर्चुनिटी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, हमारा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन्फ्लेशन जो है वो होके ही रहेगा, लेकिन यहां पर जो नॉलेज हमें लेनी है वो ये है कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना होगा। हमारे देश का, अगर मैं इंडिया की बात करूं, 5 से 7% के बीच में इन्फ्लेशन रेट रहता है एवरेज बेसिस पर। यानी कि जो चीजें आज 100 रुपए की है, नेक्स्ट ईयर आपको मोटा मोटा 107 रुपए की मिलेगी। और एवरेज का मतलब ये है कि कोई चीज इससे ज्यादा महंगी होगी तो कोई कम महंगी होगी। तो ओवरऑल जो हमारी नीड होती है उसमें 5 से 7% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो अब आप कैसे अपनी इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन से जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी वजह से आप अपने आप को कैसे उस रेट से आगे रख सकते हो। द थिंग इज कि लेट्स से कि आज मेरी सैलरी 1000 रुपीज है, ठीक है, या चलो 10,000 कर देते हैं, ठीक है, 10,000 रुपीज है, मेरा जो खर्चा चलता है, ठीक है, वो 5000 रुपीज में हो जाता है। और मैं यहां पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इन्फ्लेशन रेट रखता हूं 10% का। ठीक है, तो भाई आज अगर मेरा खर्चा सेम जो चीजें मुझे नीड है अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए वो 5000 में हो जाती हैं, बट नेक्स्ट ईयर, ठीक है, वो बढ़ते बढ़ते कुछ हो जाएंगी, इसका 10% आप इंक्रीज कर लो, 5050 रुपीज का। ठीक है, इसका 10% 500 रुपीज होगा, माफ करना, ठीक है, 5500 रुपीज का होगा। बट अगर मेरी इंक्रीमेंट नहीं हुई, अगर मेरी इंक्रीमेंट नहीं होती है, तो पहले जहां मेरी सेविंग 5000 की थी, अब मेरी सेविंग 4500 की हो रही है। तो मैं देखो डिक्रीज कर रहा हूं, मैं अपनी वेल्थ में नीचे जा रहा हूं, जो मेरी औसतन वेल्थ होती थी उससे। ठीक है, बट अगर मेरी इंक्रीमेंट हो जाती है ये 11,000 की, ठीक है, 11,000 हो जाता है, तो अब यहां पर मेरे पास इसमें से 5500 अगर मैं डिक्रीज कर देता हूं तो मेरे पास बचते कितने हैं, यहां पर 5500 ही बचते हैं। तो ये मेरी इंक्रीमेंट हुई। और ब्रेक इवन इंक्रीमेंट कितना होगा मेरा, ब्रेक इवन इंक्रीमेंट, यानी कि मेरी सैलरी इंक्रीज हो गई 10,500 पे, तो अगेन मेरे पास 5000 की सेविंग होगी और 5500 का मैं खर्चा करूंगा। तो इतना तो मिनिमम मेरे को इंक्रीमेंट लेना ही है ताकि मैं उसी रेट पे बना रह सकूं। बट अगर उससे ज्यादा अगर मैं लेता हूं इंक्रीमेंट, या अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करता हूं कि मैं और ज्यादा अर्निंग कर सकूं, इंक्रीमेंट का मतलब सैलरी इंक्रीमेंट से मत लो, कोई भी काम जो मैं करता हूं उसमें मेरी अगर ग्रोथ इन्फ्लेशन की ग्रोथ से कम है तो मैं डिक्रीज कर रहा हूं, अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर रहा हूं। बट अगर उससे ज्यादा है तभी मैं ग्रो कर रहा हूं, तभी मेरी सेविंग्स ज्यादा होंगी। अगर 100% ग्रो कर गए कि आज 10,000 कमा रहे हो, नेक्स्ट ईयर 20,000 कमा रहे हो, तब तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपनी इंक्रीमेंट यानी कि अपनी लाइफ में हर साल अचीवमेंट में कितना परसेंट ऐड करना है। और वो ये है कि अगर हमारे देश में 5 से 7% की इन्फ्लेशन है तो आप मान के चलो कि आपको मिनिमम 7%, आप बड़ी वैल्यू को ले लो, इससे ज्यादा की ग्रोथ करनी ही होगी। अदरवाइज आपका जो पैसा है आपके पास वो कमजोर होता जाएगा। अब आप कहोगे सेविंग तो बढ़ी रही है ना, मेरी ओवरऑल सेविंग तो बढ़ी रही है, बट यहां पर कुछ बड़ी चीजों पे जो हम खर्चा करते हैं उन चीजों को अगर देखें, अगर मैं हर साल 1 लाख रुपए सेव करता हूं, ठीक है, हर साल 1 लाख रुपए सेव करता हूं और 10 साल मैंने सेव करके इसको बना लिया 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 साल मैंने सेव किया और मैंने इसको 10 लाख रुपए बना लिया, ये सोच के कि 10 साल मतलब लेट्स से कि ईयर 2000 में 10 लाख रुपए में लेट्स से
2 BHK का फ्लैट आपको मिल जाता था। ठीक है, आपने साल 2000 में सोचा कि अगले 10 साल में मैं 1-1 लाख रुपए सेव करूंगा और एक 2 BHK का फ्लैट ले लूंगा, तो आपके पास ईयर 2010 में 10 लाख रुपए तो हो गए। लेकिन क्योंकि जो आपका ये रियल एस्टेट सेक्टर है वो 10% की रेट से बढ़ रहा था, 10% की रेट से महंगाई बढ़ रही थी, तो जो 10 लाख वाला घर था, ठीक है, वो 10% इंक्रीज कर दो इसका, यानी 1 लाख रुपए बढ़ गया। फिर उसमें 10% इंक्रीज कर दो तो 1,10,000 रुपए बढ़ गए। फिर उसमें और 10% इंक्रीज कर दो। ऐसे करते करते सीधा मैं एक एवरेज फिगर ले लेता हूं, ये ऑलमोस्ट पहुंच गया आपका 25 लाख पे, 25 लाख रुपए पे पहुंच गया। और अब आप अगेन 15 लाख रुपए पीछे चले गए। अब आपके लिए जो आपने प्लान किया था साल 2010 में, साल 2000 में कि 2010 में आपके पास घर होगा, अब आपको उसके लिए 15 साल और पैसा जोड़ना पड़ेगा, और 15 साल जोड़ोगे तब तक इसकी प्राइस और 10% के हिसाब से बढ़ के आपकी रीच से हमेशा बाहर हो जाएगा। तो यानी कि आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी कमजोर हो रही हैं अगर आप उसको भी इंक्रीज नहीं कर रहे हो। तो बड़े पार्ट को कवर करने के लिए ही आप सेविंग करते हो कि सपोज करो कि बच्चों की शादी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, जिसमें पैसा आप आज से जोड़ रहे हो, बट उस बच्चे के 20 साल के होते होते तक तो वो फीस ही बढ़ गई आपकी, तो आपने जो प्लान किया वो प्लान आपका फेल हो गया। और यहां पर इसीलिए इन्फ्लेशन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। ऑल यू नीड टू डू इज कि आपका पैसा इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा तेजी से बढ़ता रहे। दैट इज वाई यू शुड इन्वेस्ट। अब यहां पर कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, तो आपको खुद ब खुद नीड निकल कर आ गई। अब आपको इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के कई फायदे होते हैं जो आगे की वीडियोस में हम लोग देखेंगे। इन्वेस्टमेंट का फायदा एक तो ये कि आप इन्फ्लेशन से बच सकते हो, और दूसरा ये कि अपनी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने से कंपनीज ग्रो करती हैं, और ज्यादा ग्रोथ मतलब ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि सबके लिए बेटर लाइवलीहुड क्रिएट हो सकता है। और यहां पर अपनी कंट्री, वो कंट्री जहां की आम जनता कम इन्वेस्टमेंट करती है, वहां पर ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। सब चीज आपस में जुड़ी हुई है, सब चीज आपस में जुड़ी हुई है। अब इन्वेस्टमेंट को ना कई बार लोग ऐसा समझ लेते हैं, मेजॉरिटी जो नए नए स्टूडेंट्स लाइफ में जो होते हैं वो इसको क्या समझ लेते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, वो भी इन्वेस्टमेंट होता है, बट उसको वो गलत तरीके से शुरू कर देते हैं। बेसिकली देखो, इन्वेस्टमेंट को हमारे देश में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो क्या, कि उसको जुए की तरह खेला जाता है या जुए की तरह समझा जाता है, या आम धारणा ये बन चुकी है। बट नहीं, पहले नॉलेज लेनी चाहिए, उसके बाद सही से इन्वेस्ट करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, नए नए हैं, कॉलेज में है, हमको बोला यार एक काम करते हैं, चल इस पे पैसा लगाते हैं और इतने साल बाद ये इतना हो जाएगा, और अब तो उतना भी सब्र नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अभी पैसा लगाते हैं, 2 घंटे में पैसा डबल हो जाएगा, ये सोच के हम इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें हमेशा सबसे बड़ी चीज क्या होती है, पैसा आपका डूब जाता है। और फिर हमारे देश में लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, बल्कि इन्वेस्ट करने के सही तरीके होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी ऐसा नहीं है कि बस एक सिंपल सी टॉपिक है, आपने समझा और आगे कर दिया। आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके इन्वेस्टमेंट को डुबाने के भी कई पैरामीटर्स हैं जिन चीजों को हम जानते ही नहीं है, एंड दैट इज वाई हमारे इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। तो फियर तभी क्रिएट होता है जब हमारे पास नॉलेज की कमी होती है। सो इसलिए यहां पे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है, फर्स्ट टेक नॉलेज देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टमेंट इज मैंडेटरी, अगर आप नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन आपको वैसे ही गरीब बना देगा। तो यहां पर आपको ये जानना है, ये समझना है कि यार इन्फ्लेशन को मुझे बीट करना है, दैट इज वाई आई शुड इन्वेस्ट। और इन्वेस्ट करने के लिए लेकिन पहले नॉलेज लेनी है, इसीलिए हम लोगों को मनी का ज्ञान होना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो देखो अब आप समझ गए होगे। अब यहां पर हम कहते हैं कि अगर मैं सेविंग करता हूं, ठीक है, अगर मैं कहूं कि हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7% का है, ठीक है, और आपने बैंक में पैसा स्टोर करना स्टार्ट किया, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम का एक छोटा ड्रॉबैक भी मैं आपको बताता हूं। ड्रॉबैक नहीं है, वो बैंक्स ने लोगों को कस्टमर एक्वायर करने के लिए 4% का इंटरेस्ट दिया है, बट द थिंग इज कि अगर आप पैसे को बैंक में रखते हो, ठीक है, सो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज 4% पर एनम, ठीक है, 4% पर एनम मिलेगा। लेकिन इन्फ्लेशन जो है दैट इज, एग्जांपल लेते हैं अपने इंडिया का, 7% पर एनम है, ठीक है। तो इट मींस आपके 100 रुपए बनेंगे 104 रुपए, बट 100 रुपए की कमोडिटी बन जाएगी आपके लिए 107 रुपए की। तो स्टिल आपकी परचेज वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, आपकी परचेज वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। और यहां पे ना फाइनेंशियल लिटरेसी का ना होने का फायदा बैंक्स भी उठाते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, कि भाई आज एक आदमी खुद से सोच रहा है कि यार आज से 10 साल बाद मैं घर लूंगा, ठीक है, उसने 1-1 लाख रुपए करके बैंक में जमा करने स्टार्ट किए, ठीक है, और उसने 10 लाख रुपए खुद से जोड़े, उसने 10 लाख रुपए खुद से जोड़े, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, खुद से जोड़े, जो कि बैंक के 4% के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट ईयर 1 लाख था तो 1 लाख पर ही इंटरेस्ट मिला होगा, फिर उसने 1 लाख और डाले तो 2 लाख पे उसको इंटरेस्ट मिला होगा, तो कुल मिला के मोटा मोटा 10 साल में ये बन गया आपका 12 लाख रुपए,
ठीक है, 12 लाख रुपए बन गया, बट घर तो आपका 25 लाख का हो गया है। ठीक है, 25 लाख का हो चुका है। अगेन यू नीड मनी, और इस मनी के गैप को फिल कौन करेगा? वही बैंक। ठीक है, कैसे? आपको पकड़ाएगा लोन, और लोन के साथ देगा आपको इजी पेमेंट ऑप्शन ईएमआई, और इसके साथ आप 30 इयर्स के लिए एक वर्क करने के लिए, मान लो 30 साल के लिए आपने ईएमआई लिया, या 20 साल के लिए लिया, या 10 साल के लिए लिया, जितने साल के लिए भी किया, आप मजबूर हो गए किसी वर्क को करने के लिए। और यहां पर एक साइकोलॉजिकल या फिर एक लॉजिकल पॉइंट समझते हैं कि ईएमआई, मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में, प्रोजेक्ट्स के लिए ईएमआई मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा। बिजनेसेस ईएमआई कह रहा हूं, सॉरी, लोन लो या इन्वेस्टमेंट लो, या फिर अपने बिजनेस को रेस करने के लिए लोन लो, ईएमआई लो। आप उस केस में ईएमआई जो चुका रहे हो उससे ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हो। बट होम लोन, आपका जो ये पर्सनल लोन, ये सारे लोन्स होते हैं, इनको मैं इस तरह के लोन कहता हूं कि हम बस अपने आप को फंसा रहे हैं, अपनी लाइफ में अपने आप को फंसा रहे हैं कि इतने साल तक अब हम मजबूर हैं काम करने के लिए। अगर काम नहीं करेंगे तो लोन्स और ईएमआई नहीं दे पाएंगे, और अगर ये नहीं दे पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा घर जो हमने इतने प्यार से खरीदा है वो हमारा चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इस वजह से आप अपनी ग्रोथ पर काम नहीं कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी ग्रोथ पर काम नहीं कर पाओगे। और इन्फ्लेशन को एक दानव समझो इस वक्त, जिस इन्फ्लेशन के दानव की वजह से आप फंस गए। साल 2000 में अगर आपके पास 10 लाख रुपए होते तो वो घर आज आपके पास होता, लेकिन चूंकि नहीं था तो आपने 2010 के लिए प्लान किया, लेकिन अब 2010 में आपको वो 25 लाख का मिल रहा है, तो आपने पैसा तो जोड़ा 2000 साल ईयर 2000 के हिसाब से, बट अब आपने यहां पर 13 लाख का लोन भी ले लिया है, जिसकी वजह से ईयर 2020 या 30 तक क्या लो, आप ईएमआई चुका रहे हो। और इस चीज में क्या निकल गई? उम्र निकल गई, और उम्र निकल गई, और यहाँ पे गेम ओवर। तो आई गेस आप इस चीज के महत्व को समझ रहे होगे, इसकी जानकारी क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आप, जानकारी होगी तभी आप अपनी प्लानिंग्स को इसके अकॉर्डिंगली करोगे। अगर आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन के परसेंटेज के अकॉर्डिंगली करो, या अपने आपके सेक्टर में, सपोज करो कि मान लो कि मैं रोबोटिक्स पढ़ाता हूं, मान लो, ठीक है, तो मुझे पता है कि यार आज जो रोबोटिक्स की किट आ रही है, मैं अभी 5 साल सेविंग करूंगा और 5 साल बाद वो चीज करूंगा। तो सेविंग्स की प्लानिंग मुझे इस तरह से करनी होगी कि 5 साल बाद जो उसका प्राइस होगा उसको मैं पहले प्रिडिक्ट करूंगा इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से, और वो इन्फ्लेशन किसका लूंगा? पर्टिकुलर मेरे रोबोटिक्स के जो मटीरियल है उसके अकॉर्डिंगली मैं लूंगा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं सेविंग करूंगा, या फिर मैं अपने पैसे को ऐसी जगह सेव करूंगा जहां पर मुझे इंटरेस्ट जो मिले, ठीक है, जो रिटर्न मिले, वो इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा हो। इस चीज पर बस मुझे ध्यान देना है, और इन्फ्लेशन से जब तक आप आगे रहोगे हमेशा सुखी रहोगे, अदरवाइज लोन्स के जाल में फंसते जाओगे, पूरी जिंदगी ईएमआई पे करते जाओगे, फिर बुढ़ापे में रिटायरमेंट एंड गेम ओवर। ठीक है, सो दैट इज वाई ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसकी जानकारी होना आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन ये होकर ही रहेगा, और इन्फ्लेशन को बीट करना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसको बीट नहीं करेंगे तो ये हमें बीट कर देगा, और अगर इसने हमें बीट कर दिया, पर्सनल लेवल पर ह्यूमंस को बीट करता है, और कई बार जब ग्रीड आ जाता है इन्फ्लेशन के लिए तो पूरे के पूरे नेशन को ये बीट कर देता है। इसकी जानकारी रखने से हम अपने देश को भी और अपने आप को भी सेव कर सकते हैं, और ग्रोथ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप इन्फ्लेशन को समझ गए होगे, नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और जो मनी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।